नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों आज वापस में एक स्टॉक लेके आए हो। ये डिमांड हमारे एक यूट्यूब फॉलोअर और हमारे दोस्त है जिन्होंने की थी कि इस स्टॉक के ऊपर आप आपका व्यू ज़रूर शेयर कीजिए, इसमें बाइंग करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो IOLCP मतलब IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स करके एक कंपनी है। वो स्टॉक हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। इस स्टॉक का हम फंडामेंटल भी देखने वाले हैं और टेक्निकल भी देखने वाले हैं। दोस्तों पहले फंडामेंटली देख लेते हैं, फिर बाद में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि किस लेवल पे इसको बाय करना चाहिए, किस लेवल पे एसएल और किस लेवल पे टारगेट है। दोस्तों यहाँ से नाम से ही पता चल जाएगा कि ये जो कंपनी है केमिकल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है। तो यहाँ पे ज़्यादा हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे कि इनका प्रोडक्ट्स क्या है। आपको अगर उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा तो आप किसी भी साइट पे जाके उसका इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, हमें कंपनी के फंडामेंटल्स में क्या देखना चाहिए। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अगर कोई भी स्टॉक अगर आप एनालाइज कर रहे हो तो उसका फंडामेंटल देखना ज़रूरी है फॉर अ लॉन्ग टर्म। अगर टेक्निकली आप चार्ट के ऊपर 15-20% के लिए स्टॉक में एंट्री कर रहे हो तो फंडामेंटल देखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप प्राइस एक्शन के हिसाब से काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो उस स्टॉक के बारे में तो डेफिनेटली हर एक 2 महीने में वो स्टॉक का आपको फंडामेंटल देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस स्टॉक में आपको क्या देखना है। सबसे पहले दोस्तों मार्केट कैप 1000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मार्केट कैप है 2785 करोड़ और इसका मार्केट कैप 5 इयर्स बैक था 447, मतलब मार्केट कैप 5 टाइम्स राइज हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद दूसरा दोस्तों आपको देखना है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखना है आपको। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आपको हमेशा मैं अभी बता रहा हूँ, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो ज़रूर बनाने वाला हूँ दोस्तों। वो वीडियो में हर एक चीज़ मैं बताऊंगा, उसको सिर्फ फॉलो करना है हर एक स्टॉक को बाय करने से पहले। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है 1.75, मतलब 1 to 2 के बीच में। ओके, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर आपका ग्रेटर देन 5 रहता है दोस्तों तो वो स्टॉक एक्सपेंसिव माना जाता है, और 2 से 5 के बीच में रहेगा तो नॉर्मल माना जाता है, और अगर 1 से कम रहेगा तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहता है कि वो स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकें। और अंडर लेस देन 2 इट्स अंडर वैल्यूड, मतलब अभी स्टॉक अभी भी ये अंडर वैल्यूड है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज ऑल्सो गुड राइट नाउ। ओके, दूसरा जो है दोस्तों प्लेस परसेंटेज, यहाँ पे देख सकते हैं प्लेस परसेंटेज 0 है दोस्तों। अगर कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0 है तो कंपनी इज बेटर टू इन्वेस्ट, ओके, अकॉर्डिंग टू प्लेस परसेंटेज। ओके, ये दूसरा भी पॉजिटिव हो गया, प्राइस टू बुक वैल्यू भी पॉजिटिव है, प्लेस परसेंटेज भी पॉजिटिव है। थर्ड है दोस्तों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए, ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है दोस्तों 14। अभी अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसी कंपनी का अगर 2 से कम रहेगा दोस्तों, ओके, तो उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। अभी क्यों नहीं करना चाहिए इसका मैं आपको पहले ही बोला है कि इसके ऊपर मैं डिटेल हर एक जो पैरामीटर है इसका डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, उसमें पूरा प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपको शेयर करूंगा। उसके लिए कुछ दिन लगेंगे या कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं मेरे लिए। तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर किसी कंपनी का 2 से कम है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये फंडामेंटली बताता है हमें। और अगर उसका ग्रेटर देन 3 है तो कंपनी इज बेटर टू बाय, मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी ये भी पॉजिटिव है। ओके, थर्ड पैरामीटर पॉजिटिव। प्राइस टू अर्निंग रेशियो दोस्तों आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो पिछले 7 साल का देखना है। ओके, यहाँ पे जाके आप ऐड कर सकते हो, मैंने अभी यहाँ पे ऐड किया है। अभी करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है 16। ओके, 3 इयर्स बैक कितना था 12, 7 इयर्स बैक कितना था 12.6, 5 इयर्स बैक कितना था 10। ये एक तो दोस्तों एक तो फ्लैट चाहिए या तो डिक्रीजिंग चाहिए। अगर फ्लैट और डिक्रीजिंग रहेगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो सो इट इज गुड, और इंक्रीजिंग रहेगा तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी ये कंपनी का फंडामेंटल में पॉजिटिव दिख रहा है। ओके, उसके बाद दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर कंपनी का ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 15% के ऊपर होना चाहिए, लेकिन कम से कम 10% के ऊपर होना ही चाहिए। अभी यहाँ पे देखोगे आप रिटर्न ऑन इक्विटी, ओके, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको किधर गया रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए तो सिर्फ लास्ट ईयर का 10% है, उसके पिछले 3 साल का 20% है,
5 ईयर्स का 28% है, 10 ईयर्स का 22% है। और CAGR भी अच्छा है, सिर्फ पिछले 3 साल का -14% है, लेकिन 1 ईयर का 31% है। दोनों पॉजिटिव है दोस्तों। अभी रिटर्न ऑन इक्विटी अबाउट 10% है, लेकिन इसके लिए आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी देखना चाहिए, वो कंपनी का डेब्ट कितना है। लेकिन क्यों क्यों देखना चाहिए दोस्तों? डेब्ट में अगर रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो है, मैनिपुलेट भी हो सकता है आपका, इसलिए आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देख लेते हैं। ओके, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखोगे दोस्तों तो 0.04 है। अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 रहेगा दोस्तों, तो वो कंपनी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी अच्छा है। और अगर ये रेशियो अगर 2 से ज़्यादा रहता तो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। और अगर 1 से 2 के बीच में रहेगा तो आपको अदर पैरामीटर भी चेक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अभी पेग रेशियो देख लेते, पेग रेशियो। ओके, पेग रेशियो आप देखोगे दोस्तों तो इसमें अगर ग्रेटर देन 2 रहेगा तो ओवर वैल्यूड रहता है, 1 to 2 नॉर्मल रहता है, 0 to 1 अंडर वैल्यूड रहता है, और निगेटिव रहेगा तो इग्नोर करना है। तो मतलब हमें क्या करना है, हमें 1 to 2 के बीच में देखना है। अभी पेग रेशियो यहाँ पे 0 to 1 में अंडर वैल्यूड है, इन्वेस्टमेंट का बेस्ट अपॉर्चुनिटी। 1 to 2 नॉर्मल, मतलब ये पेग रेशियो भी अंडर वैल्यूड है, हमें अभी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा चांस है स्टॉक में। तो फंडामेंटली जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मार्केट कैप, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, पेग रेशियो। डेप्टर डेज भी बहुत कम है दोस्तों इनका, बिलो 90 होना चाहिए, 83 है। और इन्वेंट्री डेज भी 76 है दोस्तों, वो बिलो 120 होना चाहिए। मतलब हर एक चीज़। और इनका सेल्स ग्रोथ देखिए दोस्तों, पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ 5.38% है, और पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ इनका 17.7% है। मतलब अभी आप मुझे पूछोगे कि ये कंपनी का फंडामेंटल कैसा है दोस्तों, कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। और एक सबसे बड़ी बात आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, प्रॉस बहुत ही अच्छे हैं। ओके, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट में आपको इनका कैश फ्लो में आपको एक चीज़ देखनी है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये कंपनी एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं, आपको देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए, फिक्स असेट्स परचेस्ड, हर साल कुछ ना कुछ असेट्स में इन्वेस्ट कर रही है। और अगर आप पिछले 4 सालों में देखोगे दोस्तों तो 80 करोड़, 108 करोड़, 153 करोड़, 211 करोड़, ये लोग असेट परचेज कर रहे हैं। मतलब दोस्तों कंपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रही है अपने असेट्स के ऊपर, मतलब कंपनी का ग्रोथ अच्छा होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ फंडामेंटली पॉजिटिव अभी तो दिख रही है कंपनी में। और सबसे बड़ी बात, अर्निंग पर EPS, अर्निंग पर शेयर, यहाँ पे देखिए 4.93, 41, 63, 75, 28, ये भी बहुत अच्छा है। ओके, और प्रॉफिट और लॉस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको देखना है। यहाँ से आप देखोगे कम से कम ये मिनिमम 3%, 2016 से देखिए 9%, 14%, 12%, ऑलमोस्ट इंक्रीज, मिनिमम 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, और मैक्सिमम 30% तक गया है। मतलब यहाँ पे आप देखोगे और मुझे पूछोगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसा है, तो मैं ज़रूर बताऊंगा दोस्तों, कंपनी आज के दिन के लिए, अभी तक के लिए फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। तो यहाँ पे फंडामेंटली हमने पूरा डिटेल एनालिसिस कर लिया दोस्तों। और लास्ट का मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रमोटर होल्डिंग। तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट, यहाँ पे प्रमोटर ने 2022 से अपना जो शेयर है 2000 मार्च 23 से बढ़ा है। मतलब प्रमोटर को भरोसा है कि कंपनी आगे जा सकता है। अगर प्रमोटर को भरोसा है तो दोस्तों हमें प्रमोटर के ऊपर भरोसा करना ही चाहिए। अगर कंपनी के मालिक को भरोसा है उसके कंपनी के ऊपर कि मेरी कंपनी जाके आके बहुत तरक्की करने वाली है, तो डेफिनेटली हम उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रिमेनिंग 49% तो रिटेलर के पास है। तो और एक बात बताना चाहूँगी, यहाँ पे देखिए FII भी यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ा रहा है, और DII भी धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तो ऑल द पैरामीटर्स इफ यू सी इन IOL केमिकल्स, सो हर एक पैरामीटर फंडामेंटली स्ट्रांग है।
तो फंडामेंटली आप मुझे पूछोगे लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए क्या? हाँ, ज़रूर लेना चाहिए दोस्तों। अभी यहाँ पे हम टेक्निकली देख लेते हैं दोस्तों। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी ने लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट 900 का हाई मारा था और वहाँ से लो मारा 281। तो ऐसा क्या हुआ इस कंपनी में कि इसको इतना लो मारना पड़ा? दोस्तों आगे अगर आपने पिछले एक साल में जितने भी फार्मा के स्टॉक्स देखे रहेंगे, फार्मा और केमिकल सेक्टर के, जितना हाई उन्होंने मारा था ऑलमोस्ट 50% करेक्शन दिया और उसके बाद बहुत सारे स्टॉक 50% करेक्शन देने के बाद 50% बढ़े भी और उसके ऊपर 25% भी, मतलब 75% उन्होंने राइज दिया फ्रॉम बॉटम। जाके ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है पहले वो देख लेते हैं। मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे जाते हैं। ओके, मैंने ऑलरेडी एनालिसिस करके रखा है इसका, वो आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है। एक बार, ये 2 बार, 3 बार, उसके बाद यहाँ पे 4 बार वहाँ से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे होल्ड किया, ब्रेकआउट वीकली दिया, उसका कंफर्मेशन भी दिया, वापिस इसने रिटेस्ट किया और ये धीरे धीरे अभी ऊपर जा रहा है। तो हमारा सेफ बाइंग जोन कौन सा है दोस्तों? ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये बहुत ही रेजिस्टेंस बड़ा है इसके लिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों, अगर आपको इस स्टॉक में बाय करना है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, अगर आप अभी बाय कर रहे हो तो आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए एसएल बनेगा 400 का। लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों। अगर ये विदिन 6 मंथ्स, विदिन 1 ईयर अगर ये 400 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली इस स्टॉक से निकल जाने का, क्योंकि ये वापिस से 200-250 की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर हमारा 400 का एसएल रहेगा और इसने अगले कुछ हफ्तों में ही इस लेवल के ऊपर अगर एक वीकली क्लोजिंग दे दिया दोस्तों, तो डेफिनेटली हमारा स्टॉक जाने वाला है 650 तक। 650 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा यहाँ से 720। तो यहाँ पे 650 और 720 हमारे 2 टारगेट रहेंगे। 500 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, वीकली क्लोजिंग चाहिए। जैसी ही क्लोजिंग मिलेगी और हमें यहाँ पे थोड़ा पुल बैक भी मिला तो डेफिनेटली हम वहाँ पे एंट्री लेंगे। तो उस टाइम आपको एसएल कहाँ पे रखना है वो भी बताता हूँ। जिनको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है दोस्तों, वो आज भी एंट्री कर सकते हैं। एसएल 400 के नीचे रखना है। टारगेट्स ऑल टाइम हाई 900 तक रह सकता है। ओके, और जो शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं कि मैं 6 महीना 7 महीने के लिए होल्ड करूंगा और मुझे 25-30% रिटर्न मिल गया तो भी बहुत है, तो उनको मैं डेफिनेटली इसी लेवल के ऊपर एंट्री करने के लिए बोलूँगा। और वहाँ से हमारा जो एसएल रहेगा, अगर इस लेवल के नीचे अगर आ जाता है 10% का आपको एसएल फिर भी देना पड़ेगा दोस्तों। इस लेवल के ऊपर आपको बाय करना है। लेवल बाय लेवल में आपको बताता हूँ, आपका 550 के ऊपर ही बाय लेवल रहेगा। ओके, फर्स्ट टारगेट दोस्तों हमारा रहेगा 621। 621 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा दोस्तों यहाँ से 700 तक रहेगा। तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड फर्स्ट आप देखोगे तो 1:1.2 मतलब 71 पॉइंट्स, और दूसरा जो हमारा 1:2.5। तो यहाँ पे आप अगर 50 पॉइंट्स का यहाँ से देखोगे 10% ज़्यादा हो जाता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे हम जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल बनेगी उसका ही लो हम पकड़ेंगे यहाँ पे, तो 5% हम यहाँ पे एसएल देंगे दोस्त। 5% इज़ इनफ। अगर इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है वापस, तो यहाँ से 30 पॉइंट्स का हमारा एसएल रहेगा। तो डेफिनेटली 1:5 हमारा रिस्क रिवार्ड बैठ रहा है सेकेंड टारगेट के लिए, और फर्स्ट टारगेट के लिए 1:2.5। तो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हमें बात करनी है और उसी हिसाब से हमें एंट्री लेनी है दोस्तों। ये तो हो गया प्राइस एक्शन का। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। प्राइस एक्शन में भी यहाँ पे देखिए इसने एक डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद यहाँ पे एक लगभग शोल्डर बनाया, हेड बनाया, शोल्डर बनाया, वापस डबल शोल्डर बना रहा है। तो डेफिनेटली जैसे ही ब्रेकआउट होगा यहाँ से आपको सिर्फ वीकली कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे वीकली कैंडल क्लोज होगी वहाँ से हमें स्टॉक में एक अच्छी राइज देखने को मिल सकते हैं। एक हो गया दोस्तों ऊपर से एक ट्रेंड लाइन, और नीचे से यहाँ से देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ से एक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ से हमें अप ट्रेंड में ही स्टॉक देखना चाहिए और उसी हिसाब से काम करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो इंडिकेटर है इसके लिए हमने 2044 यूज़ किया है, क्योंकि ये उसी हिसाब से काम करते हुए हमें दिख रहा है।
तो यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 2044 ने भी यहाँ पे 2 बार क्रॉस ओवर दिया था, लेकिन वापस ये नीचे आया था, लेकिन इसने अभी तक क्रॉस ओवर नहीं दिया। वापस ई लेवल पे आने के बाद इसने क्रॉस ओवर दे दिया है 20 ने, अब वो 44, तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव दिख रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे ऑलरेडी इसने यही पे क्रॉस ओवर दे दिया है 2044 ने, लगभग 360 के आसपास, और यहाँ से 470 चला गया है। तो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव दिख रहा है हमें, तो उसी हिसाब से काम करना है। दोस्तों अगर आपको इस स्टॉक में एंट्री लेना है तो आपका भी थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, और आपका जो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र रहेगा उसकी मदद से ही आप इस स्टॉक में एंट्री करना है या नहीं उसका एडवाइस लेके ही कीजिए। दोस्तों इसी तरह हर एक अगर आपको कोई भी स्टॉक का और इसमें चाहिए रहेगा डिटेल एनालिसिस, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजिए। जैसे हमारे बहुत सारे 2-3 दोस्त जो यूट्यूब फॉलोअर है, हमारे दोस्त हैं, जिन्होंने बोला उसी हिसाब से हम एनालिसिस करके देते हैं। हमारे तरफ से जितना होगा उतना हम ट्राई करके एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करते हैं, और क्या इस स्टॉक में लेना चाहिए कि नहीं वो भी व्यू शेयर करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।